हम बात कर रहे हैं अपना जो सॉलिड और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट है उसके प्रैक्टिस सेशन की। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा। आपने RCRA की गाइडलाइंस पढ़ी होगी, अपना थियोरेटिकल पार्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें करवाई हुई है। और आपसे ये पूछा है, which of the following are not listed as hazardous waste as per RCRA guidelines। देखते हैं आप किस तरह से आंसर करते हो। मैं पोल दूंगा भाई, आपने पढ़ा है ये टॉपिक क्या? देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी गुड इवनिंग मैम। चलो भाई, सभी बच्चे आंसर करें। Which of the following are not listed as hazardous waste as per RCRA guidelines? सभी लोग आंसर करें प्लीज। मैंने कहा था कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, बहुत कम बच्चों ने पढ़ा है भाई, बहुत गलत बात है। तो अगर एज पर हम RCRA गाइडलाइन की बात करें, अच्छा RCRA की फुल फॉर्म क्या है भाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCRA? RC, इसका राइट ऑप्शन डी है। चलो मेरे को फुल फॉर्म भी लिख के बताओ। इसका राइट ऑप्शन डी है, मैं बता दूंगा आपको क्या है। डी इज द राइट ऑप्शन। यानी कि कौन कौन से इसका बेसिकली नो लिस्टेड नहीं है ना, नोट लिस्टेड एज ए हजार्डियस वेस्ट। आपने देखा होगा एफ लिस्ट के लिस्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू RCRA। तो एक तो फ्लाई एस है, उसको एज ए हजार्डियस वेस्ट लिस्टेड नहीं किया गया है, ठीक है। और एक बेसिकली है यहाँ पे आर्सेनिक ट्रीटेड वुड है, उसको नहीं किया गया है। और एक है बेसिकली जो यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स होते हैं यूज्ड, ये है, ये बेसिकली नहीं है। बाकी जो कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट है, DDT, ई वेस्ट है, ये हजार्डियस वेस्ट में है एज पर RCRA। तो RCRA का मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा है, ये तो पढ़ा होगा आपने। हाँ, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट के बारे में हमने बात की थी, अच्छे से इसको पढ़ा पढ़ा है आपने। चलो बहुत बढ़िया, तो इसमें राइट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसके बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन है, ये है ना कैसे इसमें बात की गई है। जैसे फ्लाई एस है, फ्लाई एस इज ए कॉमन इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट दैट इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज हजार्डियस अंडर RCRA। इसको एक्सक्लूड किया गया है, ऑल्दो इट मस्ट बी मैनेज्ड केयरफुली। फिर भी इसको देखो, मैनेज तो केयरफुली ही करना पड़ेगा। इसको हमने जो ऑप्शंस है उसको डिटेल में बात की है। आर्सेनिक ट्रीटेड वुड है, दिस टाइप ऑफ वुड इज जनरली नॉट रेगुलेटेड एज हजार्डियस वेस्ट अंडर RCRA बट इम्प्रॉपर डिस्पोजल कुड रिलीज आर्सेनिक। अगर इसका डिस्पोजल ठीक से नहीं हुआ, इम्प्रॉपर डिस्पोजल हुआ, तो आर्सेनिक रिलीज हो जाएगी। इट इज कंसिडर्ड हजार्डियस इन सम कॉन्टेक्स्ट बट नॉट टिपिकली अंडर RCRA अनलेस स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट। और ई वेस्ट है, कंटेन हैजार्डियस सब्सटेंस होता है ई वेस्ट में, तो आपको पता है जैसे लेड है, मर्करी है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली रेगुलेटेड अंडर फेडरल RCRA गाइडलाइन। और यूज्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, these are not classified as hazardous waste under RCRA but are regulated by the Clean Air Act due to their impact on ozone depletion। तो ये सारा इसका एनालिसिस भी देखना है, और आपको RCRA के बारे में अच्छे से हमने थ्योरी में बातें की है, उसको समझना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर किस तरह के वेस्ट हैं। अगर हम बात करें जो ह्यूमन ब्लड है और ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, उसको कौन सा वेस्ट कहोगे आप? तो मैं बोल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सभी को राइट आंसर करना है इसका। तो कौन सा वेस्ट है ये भाई? सभी लोग आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली आप ये कौन सा वेस्ट है? ये है बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सा वेस्ट है? बायोमेडिकल वेस्ट है ये।
अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन हुआ होगा किसी को, तो वो बायोकेमिकल वेस्ट में हुआ होगा। ये बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट है, क्योंकि आपने जहाँ पे भी ब्लड बात आई तो आपके दिमाग में पता नहीं किसके बायोकेमिकल भी आ गया होगा, और जिसके इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल वेस्ट आया है उसको तो मैं माफ ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये बेसिकली है ना, क्या है, ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में बायोकेमिकल वेस्ट है। तो सॉरी, बायोमेडिकल वेस्ट है। और बायोकेमिकल वेस्ट कौन सा होता है, आप बताओ ना, आपको पता हो तो। बायोकेमिकल वेस्ट कब लिखते हैं अपन, बायोकेमिकल वेस्ट कब लिखते हैं, पता है किसी को, बताएगा कोई? बायोकेमिकल वेस्ट कब लिखते? इसका आंसर तो बायोमेडिकल है। बायोकेमिकल हम बात करते हैं ना बीओडी की, जब हम बेसिकली वाटर की बात करते हैं तब बायोकेमिकल बीओडी की बात करते हैं, तो वहां है ये। तो अब आपको दोनों को डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। एक बायोकेमिकल वेस्ट और एक है बायोमेडिकल वेस्ट। देखो, बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा होगा, वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर एंड रिसर्च दैट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन और कॉज इंजरी, है ना, जो हेल्थ केयर से, जैसे बायोमेडिकल से जो निकलेगा वो होगा। और बायोकेमिकल वेस्ट दैट इज ऑर्गेनिक एंड मेजर्ड बाय ऑक्सीजन डिमांड और फॉर डीकम्पोजिशन, बीओडी बात करते हैं ना, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कितना लोड है, उसको डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, वो होता है। और बायोकेमिकल वेस्ट का इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी होती है, इस केमिकल टॉक्सिसिटी होती है, और फिजिकल डेंजर्स भी हो सकता है, जैसे शार्प नीडल वगैरह निकलती है। और बायोकेमिकल में बेसिकली ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है। बायोमेडिकल में कंटेमिनेटेड शार्प ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। और आपको एक मैंने सॉइल्ड बैंडेजेस बताया था, सॉलिड नहीं है। आपको मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज सॉइल्ड वेस्ट। सॉलिड नहीं है ये, सॉइल्ड वेस्ट है, वो बताया था ना, आपको याद है तो। और मैनेजमेंट, अगर बायोकेमिकल वेस्ट है तो एनारोबिक डाइजेशन और कंपोस्टिंग होती है। और अगर बायो मेडिकल है तो आपको पता है हम इंसिनरेशन करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, ऐसे करते हैं। आप मुझे सॉइल्ड वेस्ट के बारे में बताओ, है ना, सॉइल्ड वेस्ट आपको याद है, हमने पढ़ा था। सॉलिड नहीं है ये, SOILED है। हाँ, कंटेमिनेटेड जो होता है, जिससे इंफेक्शियस होता है, उसको SOILED, है ना, सॉइल्ड वेस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये हमने पीछे भी बात करी थी, है ना, जो कंटेमिनेटेड होगा ब्लड वगैरह से उसको। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज लो वेस्ट अप्रोच। नीचे कुछ अप्रोच लिखी हुई है, A B C D और E। इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है और वो बताना है कि इसमें लो वेस्ट अप्रोच कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पोल दे रहा हूँ, और पोल में भी आपके पास काफी समय होता है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, वहां भी आपको 20 सेकंड मिलते हैं। सभी स्टूडेंट्स आंसर करो प्लीज। मेरे प्रिय विद्यार्थी, हर ऑप्शन के साथ न्याय करते हुए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, दैट विल बी बी, डी और ई। दिस इज द लो वेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हुआ होगा आपको, पहले इस अप्रोच को सुनिए, ये क्या है, लो वेस्ट अप्रोच। कि हमारे पास जो वेस्ट का जनरेशन है वो कम से कम होना चाहिए, है ना, यानी कि सोर्स पे रिडक्शन होना चाहिए। लो वेस्ट अप्रोच का मतलब है जहां से वेस्ट जनरेट होता है वहीं सोर्स पे रिडक्शन होना चाहिए, सोर्स रिडक्शन होना चाहिए, जहां से वेस्ट आ रहा है वहीं से रिडक्शन हो। तो देखिए, जो लीनियर इकोनॉमी है या पाथ ऑफ डेवलपमेंट है वो तो आएगा नहीं। क्यों? लीनियर डेवलपमेंट में क्या होता है, या पाथ ऑफ डेवलपमेंट में या लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है कि बेसिकली रिसोर्स को निकालते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, लीनियर है ये। तो इसलिए ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यूज होता रहता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है।
सर्कुलर इकोनॉमी और पाथ ऑफ डेवलपमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि ऐसे होता है कि रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा रीयूज करते रहिए, ज्यादा वेस्ट जनरेट ना होने दें। तो एक तो ये हो गया जो लो वेस्ट अप्रोच को करेगा, यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी पाथ डेवलपमेंट। एक आपको लगा होगा किसी को वेस्ट मैनेजमेंट, ये नहीं आएगा। कारण क्या है? बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट कब करते हैं? जब हमारे पास वेस्ट आ चुका है तब उसको मैनेज करेंगे ना, उसका कलेक्शन कर, सेग्रीगेशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना, रिसाइकल करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। तो ये तो वेस्ट जनरेट हो गया, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ कोई लो वेस्ट अप्रोच की बात नहीं है, वो तो मैनेजमेंट की बात है, तो ये भी नहीं आएगा। वेस्ट रिडक्शन, बिल्कुल जब वेस्ट रिडक्शन की बात आती है तो ये सोर्स की बात कर रहा है कि सोर्स पे रिडक्शन करना, तो ये आ गया। और ये प्राइमरी पोल्यूशन एंड वेस्ट प्रिवेंशन, ये बेसिकली है ही सोर्स पे ही रिडक्शन करना, ये है ना, कि वेस्ट प्रिवेंशन, वेस्ट को जनरेट ही ना होने देना। तो बी, डी और ई इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी इसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन समझ आया? बताइए भाई, यस और नो, सबको समझ आया? कुछ लोग ऐसे बैठे हैं क्लास में कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल इनविटेशन भेजूंगा, उसके बाद वो मेरे को रिप्लाई करेंगे। मान गया मैं आप लोगों को, खतरनाक हुआ। चलो इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है अच्छे से, देखो। सर्कुलर इकोनॉमी बाद में आपको रिवाइज करना हो तो अच्छे से देखो क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? दिस इकोनॉमिक मॉडल फोकस ऑन डिजाइनिंग आउट वेस्ट एंड पॉल्यूशन, कीपिंग प्रोडक्ट एंड मटेरियल इन यूज and regenerating natural system. It is an alternative to the traditional take, make, dispose, take, make, dispose linear model and is fundamentally low waste approach। अगर linear model की बात करेंगे, आगे linear economy आएगी ना, जो ट्रेडिशनल है उसमें तो क्या करता है, इससे अपोजिट है ये। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे लीनियर चलता था, आपने लिया, यूज किया और डिस्पोज किया, ये लीनियर है। आपने लिया, उसको टेक बाहर निकाला, रिसोर्स को आपने यूज किया और डिस्पोज किया, ये लीनियर है। जबकि सर्कुलर में क्या होता है कि कीपिंग प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल इन यूज, यूज में रखते हैं। ये एक अल्टरनेटिव है जो ट्रेडिशनली पहले यूज होता था, लीनियर इकोनॉमी, है ना, ये है लीनियर इकोनॉमी। तो इसको हमने इसीलिए एलिमिनेट किया। एक है वेस्ट रिडक्शन, है ना, दिस इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ लो वेस्ट अप्रोच as it involves minimizing the amount of waste generated in the first place rather than just managing it after it has been created। or primary pollution and waste prevention, this is often used synonymously with source reduction, इसी के लिए source reduction हम यूज करते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं आएगा, ये स्पेशल नोट भी मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग? यू ऑल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये, रबिस। किस किस ने आपको बोला है रबिस? हट रबिस। रबिस इज टर्म एज, रबिस को किस तरह से क्या टर्म है? सर हमें नहीं बोला। आप लोगों ने भी बोला है क्या किसी को रबिस कहीं का? नहीं बोला? चलो फिर मैं बोल देता हूँ रबिस क्या होता है। सभी लोग आंसर करो भाई। सारे के सारे किया करो आंसर। रबिस होता है बेसिकली जो, क्या है, बी ऑप्शन, नॉन पेट्रिसिबल वेस्ट। क्या मतलब होता है पेट्रिसिबल और नॉन पेट्रिसिबल वेस्ट का? राइट ऑप्शन तो इसका बी है। बताओ भाई क्या मतलब होता है? रबिस को हमने नॉन पेट्रिसिबल वेस्ट बोला है, तो क्या होता है ये पेट्रिसिबल और नॉन पेट्रिसिबल वेस्ट? बताओ भाई, बताओ। नॉन पेट्रिशिएबल क्या होता है?
नॉन ब्यूटिशियबल, नॉन, हाँ नॉन होता है जो डिकम्पोज नहीं हो जल्दी से, ठीक है ना, तो उसको हम रबिस बोलते हैं, जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता ना उसको। तो देखिए रबिस क्या है, रबिस रेफर टू ड्राई सॉलिड वेस्ट दैट डोंट readily decompose or rot, such as paper, wood, glass, metal, plastic and cardboard, these are rubbish, ठीक है, जो डोंट readily decompose। और putrescible वेस्ट होता है, इसको हम गार्बेज भी बोलते हैं, consist of organic matter, primarily food scraps and animal vegetable waste, which decompose rapidly and can produce for odor and attract vermin. These are perishable waste, and agriculture waste is a broad category that can include both। एग्रीकल्चर वेस्ट में तो दोनों हो सकते हैं, पिटिसेबल भी हो सकते हैं, जैसे क्रॉप रेजिड्यू है, एनिमल मैन्योर है, और नॉन पिटिसेबल मटेरियल भी हो सकता है। और बायोमेडिकल वेस्ट तो आप समझते ही हो, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर से जो निकलता है। तो चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गया। देखो एक क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन खोटा है ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोटा है पर खोटा है। देखिए बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर किया है, जबकि आपको लगता है सर रबिश, ये क्या रबिश क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये सही नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, इस बात को स्वीकार कर लो कि हाँ नहीं हुआ, नहीं करते सर, हम में यही दिक्कत है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें क्या, बोलिए, सब रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? सोना नहीं है क्लास में आके, सोना है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिजैक अर्थवर्म स्पीसीज? ये क्वेश्चन आजकल आता है, और कल या लास्ट लेक्चर में मैंने दो तरह के स्पीसीज के बारे में बात की थी, एंड और एपी। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिजैक अर्थवर्म स्पीसीज, है ना, और वहां कल मैंने डिस्कस भी किया था। देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहता है, क्या तुम्हें याद है? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों को याद है भाई, अच्छे अच्छे बच्चों को याद है, वेरी नाइस। बेसिकली हमने बात की थी ना, एपी और एंडो, जो सरफेस है वो एपी है ना, और जो अंदर जो बनाते हैं घुसते हैं अंदर वो एंडो है। तो नोट पूछा है कि कौन सा एपी वाला नहीं है, तो देखो जिसके ई है ना वो सारी एपी वाले हैं, है ना, स्क्रीनियफिडा है, स्निया एंड्रेरी है, और एडुलिस जितनी है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, ये हमने बात की थी। जो वर्मी कंपोस्टिंग में, जो इसमें एपीजेइक अर्थवर्म स्पीसीज कौन सी नहीं है, मेटाफायर, ये वाली एंडो है, एपी नहीं है, सरफेस पे नहीं है, अंदर बिल बनाती है, यूं मानो आप, तो ये वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों को तो याद था। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, आराम से पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को। मैं बोल दे रहा हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। करो करो, सारे क्वेश्चन को आंसर को सब बच्चे किया करो आंसर, सोच समझ के करने की कोशिश किया करो, गलती हो सकती है लेकिन आंसर करना कोई बुरी बात नहीं होता। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? कुछ बच्चों ने काफी आंसर सही किया है, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है ही नहीं कि आप गलत करो। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हजार्डियस मटेरियल, इसका राइट ऑप्शन सी हो गया, कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो इसको समझते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है हजार्डियस मटेरियल सच एज लेड, मर्करी एंड हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज वन फॉर्म और अदर आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इस बात से आप सहमत हैं?
जो ये हैवी मेटल है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में होते हैं, ये बिल्कुल हमें पता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है लैंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज द बेस्ट ऑपरेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल व्यू पॉइंट। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का लैंड फिलिंग करोगे भी? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कभी भी हम लैंड फिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लिचेट वगैरह होगा, और लिचेट वगैरह होगा तो वो नीचे रिसाव होगा, और वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसे को हम लैंड फिल नहीं करते। लैंड फिल जो सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको करते हैं, तो इसको नहीं करेंगे, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ में आया? अब आप सच्ची सच्ची बता दो, झूठ मत बोलना, मैं उसकी कसम दे दूंगा। तो आप बताओ किसका गलत था ये, झूठ मत बोलना। आप कसम देके तो दिखाओ सर, बताना, बता दो। नहीं बताओगे किस किस का गलत है? ना बताओ, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग? ये तो बता दो। हाँ, ये जरूर बताएंगे सब। गलत वाला नहीं बोलता, सही वाले बोल देते हैं, गलत बात है ये। चलो, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से सोचिए। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आराम से सोचना है। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको पोल दे रहा हूँ, अच्छे से सोचना है, फिर आंसर करना है। सारे लोग आंसर करो भाई। कि कुछ लोगों ने ना साइंटिस्ट बन के आंसर करने की कोशिश की है, उन सबका गलत हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, हम सिंपल ने सब सोचना छोड़ दिया है हमने, हम बहुत उच्च दर्जे के वैज्ञानिक हो चुके हैं। इसमें ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। कैसे, समझिए। पहला असर्शन कह रहा है द रिस्क फ्रॉम रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट आर कॉज्ड अंडर डीकंटेमिनेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड डिस्पोजल प्रोसीजर। आप बेसिकली कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट है, कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट निकला है रेडियो एक्टिव कहीं से, उसको आप डीकंटेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको सोलिडिफाई करने की, और डिस्पोजल, इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप। अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया गया, सही से इसको डिस्पोज नहीं किया गया, सही से डीकंटेमिनेट नहीं किया, या इस प्रोसेस में रिस्क तो है ना, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। द रिस्क फ्रॉम रेडियोएक्टिव लिक्विड वेस्ट आर caused अंडर decontamination, solidification एंड डिस्पोजल प्रोसेस। और ये रिस्क क्यों है? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव लिक्विड वेस्ट है वो हजार्डियस है नेचर में। अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई आपने इस प्रोसेस में, तो हाईली रिस्क करेगा, क्योंकि ये नेचर में कैसा है, हजार्डियस है। तो ये रीजन भी ठीक है, इसका असर्शन भी ठीक है। तो इसमें आपने क्यों दिमाग लगाया? बहुत सारे बच्चे है ना डी की तरफ चले गए, उनको लग रहा है कि ए करेक्ट ही नहीं है। क्यों, क्या, कहाँ, कौन सा, क्यों ये दिमाग काम किया? हम्म? आप उसको कैसे और क्यों जानते हो, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आप तो समझ में। अरे बता दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें, चलो। एक बार सारे बच्चे बोलो कि हाँ, यस। देखो कितने बच्चे अभी क्लास में एक्टिव हैं। मैक्सिमम एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ काम नहीं चलेगा, साथ साथ क्वेश्चंस को भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो भी बात बनेगी। तो अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।